क्या आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और घर बैठे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? अगर आपका उत्तर है हाँ, तो प्रेपराइज लेकर आया है आपके लिए रोजाना लगभग 7 क्लासेस, जिसमें होंगे ढेरों सारे विषय जैसा कि रीजनिंग, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिमाचल जीके। तो अगर आपने प्रेपराइज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल आइकन है, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो करिए अपने सपनों को साकार प्रेपराइज के साथ। नंबर सिस्टम होता क्या है? सपोज हमारे पास कोई दो नंबर्स हैं ए और बी। ये क्या एक हमारे पास नंबर है, ये पूरा क्या है हमारे पास एक नंबर। या जिसको आप बोल सकते हैं संख्या। जब हम इस पूरे को कंसीडर करते हैं तो ये तो एक नंबर बन जाता है, लेकिन पर्टिकुलरली हम ए को क्या बोलेंगे और बी को क्या बोलेंगे? ए क्या हमारे पास एक अंक है, या जिसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये डिजिट है। बी भी हमारे पास क्या है, एक डिजिट है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हम डिजिट्स को मिला के एक संख्या बनाते हैं। हमारे पास टोटल अंक कितने हैं? 0 से लेके 9 तक। अंक की बात करें तो हमारे पास टोटल अंक है 0 से लेकर 9 तक। 0 1 2 3 अप टू 9। टोटल कितने अंक हो गए हमारे पास? टोटल हमारे पास हो गए 10 अंक। इन 10 अंकों को बना के, इन 10 अंकों को जोड़ के जो हम संख्याएं बनाते हैं, हम कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हैं। संख्या जो है वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक भी जा सकती है, और अगर दूसरी तरफ देखें तो हम माइनस इन्फिनिटी तक भी जा सकती है। तो बोलने का मतलब ये है कि संख्या का जो है कोई अंत नहीं है, है ना। इनफिनाइट नंबर्स है हमारे पास। नेक्स्ट है कि संख्या बनी कैसे। सपोज हमारे पास एक संख्या है, हमारे पास 341। ये 341 संख्या कैसे बनती है? राइट साइड से देखना आपने, दाईं तरफ से। ये जो पहला अंक है आपका, ये कौन सा अंक होता है? इकाई का अंक। इसको बोलते हैं इकाई का अंक। या जिन्होंने इंग्लिश में मैथमेटिक्स पढ़ा है उन्होंने इसको यूनिट डिजिट बोलते हैं, या आप इसको बोल सकते हैं ये वंस प्लेस पे है। नेक्स्ट है हमारे पास 4, ये एक दहाई का अंक है, या बोल सकते हो कि 10th प्लेस। ये थर्ड जो आ गया एक सैकड़ा का अंक आ गया, या आप बोल सकते हैं कि ये कौन सा है? 100th प्लेस। तो अब हम इसको तोड़ के कैसे लिखते हैं? जैसे ये 3 है, 3 जो हमारे पास एक सैकड़ा का अंक है, तो 3 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, है ना। 100th प्लेस पे, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। नेक्स्ट ये 10th प्लेस पे है, इसलिए इसको हमने डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। नेक्स्ट ये 1st प्लेस पे है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 से। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 300 + 40 + 1 क्या बन गया आपके पास? 341। ठीक है, तो इसमें हमने नंबर की कोई जो संख्या है वो कैसे एग्जिस्ट करती है वो चीज़ सीखी। अब हम एक चीज़ की बात करते हैं, प्लेस वैल्यू, और एक चीज़ आती है हमारे पास फेस वैल्यू। ये दो कंसेप्ट आते हैं हमारे पास, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास स्थानीय मान, और फेस वैल्यू होते हैं हमारे पास जातीय मान। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सपोज हमारे पास एक नंबर है, एग्जांपल से चलते हैं हम, 375। ये हमारे पास क्या है? 3 अंकों की एक संख्या है। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि 7 का जो स्थानीय मान क्या है और 7 का आपके पास फेस वैल्यू क्या है, या आप बोल सकते हैं कि 7 का जातीय मान क्या है, तो 7 की जो प्लेस वैल्यू होगी, प्लेस वैल्यू 7 × 1st प्लेस 10th प्लेस है, तो इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी हमारे पास?
70। इसी तरह 3 की प्लेस वैल्यू क्या हुई हमारे पास? 3 देखिए कौन से प्लेस पे है? वंस, टेंस और हंड्रेड्स, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ये हमारे पास हंड्रेड्स प्लेस पे, इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 300। समझ आ गया? अब एग्जामिनर जो वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है? एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आपको वो एक अंक दे देगा। सपोज आपको ये अंक दे दिया, आपने एग्जामिनर ने आपको ये एक अंक दे दिया और उसने क्वेश्चन क्या पूछा कि इस अंक में जो ये 7 अंक है, इसके स्थानीय मान और जातीय मान के बीच में क्या अंतर होगा? तो इसका स्थानीय मान तो 7 आ गया, पर इस संख्या का जातीय मान क्या होगा? जातीय मान वो संख्या खुद ही होती है। जैसे हमने पूछा कि इस संख्या में 7 का जातीय मान क्या है, तो इस संख्या में 7 का जातीय मान, या आप बोल सकते हैं कि फेस वैल्यू जो है वो नंबर खुद ही होगा। तो अंतर कैसे निकालेंगे हम? प्लेस वैल्यू कितनी आ गई? 7 की 70 और फेस वैल्यू कितनी आ गई? 7। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 63। अंतर क्या आ गया आपके पास? 63। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज आपके पास कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या ले लिया आपने, 3, 4, 6, 8, 9, है ना, कोई भी एक संख्या है। अब आपको बोला गया है कि इस संख्या में जो ये अंक है 4, है ना, ये जो 4 है, इसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच का आपको क्या बताना है? डिफरेंस बताना है। तो 4 की जो आपके पास प्लेस वैल्यू कितनी आएगी? 4 की प्लेस वैल्यू आएगी 4000। अगर आपको कंसेप्ट याद नहीं रहता तो आपने क्या करना है कि 4 के आगे जितने डिजिट्स हैं उतने जीरोज आपने आगे लगा देने इसके। ठीक है, तो 4 की जो आपकी प्लेस वैल्यू आएगी वो आएगी 4000। वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस एंड थाउजेंड्स प्लेस। अब सेकंड है, ये तो आ गई 4 की प्लेस वैल्यू। कौन सी वैल्यू आ गई? ये प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान। अब आपको बोला जाए कि 4 की फेस वैल्यू क्या है? कौन सी वैल्यू? फेस वैल्यू। मैंने आपको बोला है कि किसी भी संख्या में या किसी भी नंबर में अगर आपसे किसी डिजिट की फेस वैल्यू पूछी गई है तो फेस वैल्यू वो अंक खुद ही होता है। जैसे 4 की फेस वैल्यू कितनी है? 4। अब आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इस संख्या में जो एक अंक 4 है उसका स्थानीय मान और जातीय मान के बीच में अंतर क्या होगा या योग क्या होगा? अंतर पूछा होगा तो आपने क्या करना है? 4000 में से 4 को माइनस कर देना है, और अगर योग पूछा है आपसे, सम पूछा है, तो आपने इन दोनों को ऐड कर देना है। सपोज आपसे अंतर पूछा है, डिफरेंस पूछा है, तो आपने क्या कर देना? इसको माइनस कर देना। आपके पास आंसर क्या आएगा? 6993। ठीक है, ये तो बात होगी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। नेक्स्ट, नेक्स्ट मैंने आपको पिछली साइड में बताया था कि ये ए और बी ये कोई संख्या है। हमने मान ली संख्या कोई भी हो सकती है, तो इस संख्या को हम तोड़ के कैसे लिख सकते हैं? इस संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं, 10 गुणा ए जमा बी। लिख सकते हैं हम इस संख्या को ऐसे। क्यों लिखेंगे हम इस संख्या को ऐसे? ये जो हमारा वंस प्लेस है ना, इकाई का अंक है, इसलिए इसको हमने मल्टीप्लाई किया 1 से। ये हमारा दहाई का अंक है, इसलिए हमको इसको मल्टीप्लाई किया हमने 10 से। तो ये क्या आ गया आपके पास? 10a प्लस b। क्या आ गया आपके पास? 10a प्लस b। एक और चीज डिस्कस करेंगे हम। सपोज आपके पास ये नंबर था ab को आपने तोड़ के कैसे लिखा? 10a प्लस b लिख लिया आपने ऐसे। अब सपोज हम इन अंकों को इंटरचेंज कर दें, इनकी प्लेस को हम चेंज कर दें कि b को हम पहले लिख लेते हैं और a को हम बाद में लिख लेते हैं। तब इसको तोड़ के कैसे लिखेंगे हम? 10b प्लस a। अब ये चीज़ मैंने आपको क्यों बताई? ये वाली चीज़ मैंने आपको क्यों बताई? ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बताई कि किसी संख्या में अगर हम अंकों का फेरबदल कर देते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो प्लेस वैल्यू वो तो चेंज हो जाती है, लेकिन फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। यहाँ पे आपने क्या देखा कि 32 आपके पास कोई नंबर है, 32 आपके पास नंबर है। 3 की जो प्लेस वैल्यू कितनी है? पहले 30 है, 3 की प्लेस वैल्यू 30 है, और 2 की प्लेस वैल्यू कितनी है? 2। अब आपने क्या किया कि इन नंबर्स को इंटरचेंज कर दिया।
2 को यहाँ पे रख दिया और 3 को, नंबर क्या बन गया पास 23। पहले 2 की जो प्लेस वैल्यू थी वो 2 थी, लेकिन इस नंबर में अब 2 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाती है आपके पास 20, और 3 की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाती है 3। प्लेस वैल्यू तो चेंज होगी लेकिन फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। यहाँ पे 2 की फेस वैल्यू भी 2 है और यहाँ पे 2 की फेस वैल्यू भी 2 है। तो ये चीज़ समझाने के लिए मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया कि अगर संख्या में हम अंकों का फेरबदल कर देते हैं तो प्लेस वैल्यू तो चेंज हो जाती है, लेकिन फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट था आज हमारे पास नंबर सिस्टम का। अब हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास नंबर जो है वो किस तरह की हमारे पास संख्याएं आती हैं। तो पहले हमारे पास नंबर जाते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जो हमको नेचर से मिले हैं ना, प्रकृति से मिले हैं। तो प्रकृति से हमें कौन कौन से नंबर मिले हैं, 1 सबसे छोटा नेचुरल नंबर, फिर 2, 3 एंड अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, या आप बोल सकते हैं कि वो सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब आपने देखा कि 1 से इन्फिनिटी तक है, तो 0 कहाँ है? 0 प्राकृतिक संख्या क्यों नहीं है? 0 प्राकृतिक संख्या इसलिए नहीं है क्योंकि 0 की खोज जो है वो आर्यभट्ट ने की है ना, वो हमने प्रकृति से नहीं मिला हमें 0 की खोज किसने की है? जो हमारे इंडिया के मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट, उन्होंने 0 की खोज की है। तो 0 जो है वो आता है आपके पास होल नंबर में। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से। सबसे छोटा होल नंबर कौन सा होता है? 0, 1, 2 एंड अप टू इन्फिनिटी। तो इसमें आपने क्या देखा कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है? सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर में 0 नहीं है ना, और होल नंबर में 0 है। कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? तो सारे के सारे नेचुरल नंबर जो वो होल नंबर हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे होल नंबर जो नेचुरल नंबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि 0 जो वो आपका नेचुरल नंबर नहीं है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब पूर्णांक। इस वर्ड से क्या डिफाइन हो रहा है? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब पूरा अंक। तो इंटीजर्स हमारे स्टार्ट होते हैं 0 से। होल नंबर भी होता है 0, और 0 हमारे पास क्या है? एक इंटीजर भी है। फिर 1, 2, 3 एंड अप टू इन्फिनिटी। हमने क्या बोला कि इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से इन्फिनिटी तक। लेकिन बाद में हमें क्या पता चला कि 0 से पहले भी जो एक नंबर की दुनिया है। तो 0 से पहले कौन से नंबर आते हैं हमारे पास? -1, -2 एंड अप टू -इन्फिनिटी तक। तो इंटीजर जो है वो -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे कि सपोज आपके पास एक नंबर है 2.53। 2.53 आपके पास एक नंबर है, एक संख्या है। तो क्या ये संख्या एक इंटीजर है या नहीं है? ठीक है, आपने बताना है कि ये संख्या जो एक इंटीजर है या नहीं है। जल्दी से आप अपने जो रिप्लाईज हैं है ना, वो आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। टू 2.53 जो एक इंटीजर है, नहीं, 2.53 के इंटीजर नहीं है। क्यों इंटीजर नहीं है? क्योंकि ये चीज़ देखिए आप, पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि पूरा अंक। तो ये एक पूरा अंक नहीं है, समझ रहे हो ना? पूरा अंक नहीं है। पूरा अंक मतलब एक परफेक्ट नंबर, जैसे 4, 35 जो एक इंटीजर है, ये इंटीजर नहीं है। लेकिन हम इसका इंटीजर मान निकाल सकते हैं। इंटीजर मान कैसे निकलता है? सपोज आपके पास एक नंबर है 1.73 और एक नंबर है हमारे पास 1.37। ये दो नंबर। अब एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि 1.73 का इंटीजर मान क्या है या 1.73 का पूर्णांक मान क्या है ना? तो 1.73 का इंटीजर मान आता है 2 एंड 1.37 का इंटीजर मान आता है 1। अब ये चीज़ कैसे आई है ना? आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि 1.73 का जो पूर्णांक मान है वो 2 है और 1.37 का जो पूर्णांक मान है वो 1 है। आपने क्या करना है कि जो दशमलव है हमारे पास है, जो डेसिमल है, डेसिमल के बिल्कुल आगे वाला नंबर देखना है। जैसे डेसिमल के आगे कौन सा नंबर है? 7। अगर डेसिमल के आगे वाला नंबर जो है आपका वो 5 से ग्रेटर है, 5 से क्या आपके पास ग्रेटर है, तो पूर्णांक मान क्या होगा? जो नंबर है उसका अगला नंबर। अगर सपोज कि डेसिमल के अगले वाला जो नंबर है वो 5 से छोटा है,
3 जो 5 से छोटा है, इसलिए हमने इसका जो पूर्णांक मान क्या रख लिया, 1 ही रख लिया। तो याद कैसे करना है आपने कि अगर 5 या 5 से छोटा है, बड़ा है नंबर, 5 या ग्रेटर देन 5 है, तो पूर्णांक मान क्या हो जाएगा, अगला अंक, और छोटा है तो वही। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं इसको। सपोज हमारे पास कोई नंबर है 2.378, एक नंबर है हमारे पास 4.839, ये दो नंबर हैं, और आपसे एग्जामिनर क्या पूछता है, ये नंबर दे देगा आपको एग्जामिनर क्वेश्चन में कि आपके पास ये एक नंबर है, आपने बताना है कि इस नंबर का पूर्णांक मान कितना है। तो इस नंबर का पूर्णांक मान कितना होगा, 2। क्यों होगा, क्योंकि आपने क्या देखा, दशमलव के आगे वाली संख्या देखी आपने, दशमलव से आगे वाली संख्या क्या 3 है, 3 जो वो 5 से क्या छोटी है, तो इसलिए हमने पूर्णांक मान इसका क्या लिख दिया, 2। यहाँ पे देखिए आप, इसका पूर्णांक मान क्या होगा, 5। 5 क्यों होगा, क्योंकि आपने दशमलव से आगे वाली संख्या देखी, दशमलव से आगे वाली संख्या क्या आपके पास 8 है, 5 से बड़ी है, तो इसलिए इसका पूर्णांक मान जो वो इंक्रीज हो गया, 4 से क्या बन गया, 5। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, मींस भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं आपके पास, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो खुद से तो विभाजित हो जाती हैं, साथ ही साथ वो किसी दूसरी संख्या के साथ भी विभाजित हो जाती हैं। तो भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जितनी भी सम संख्याएं हमारे पास, जितनी भी सम संख्याएं हैं वो सारी की सारी संख्याएं क्या है हमारे पास, भाज्य संख्याएं हैं। अब सम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाएं, 2 से जो डिवाइड हो जाती है वो सम संख्याएं। तो सारी की सारी सम संख्याएं जो हमारे पास वो भाज्य संख्याएं हैं, और वो संख्याएं जो आपके, जैसे सपोज 2 जो है वो क्या है, एक अभाज्य संख्या। 2 जो है किससे डिवाइड होता है, सिर्फ 2 से या 1 से ना। 2 या तो खुद से डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है, इसलिए 2 जो है हमारे पास क्या है, 2 एक ऐसी सम संख्या है जो एक भाज्य संख्या नहीं है। मैंने क्या बोला आपको कि जितनी भी सम संख्याएं हैं वो भाज्य संख्या है, लेकिन सम संख्या में जो 2 एक सम संख्या है वो भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 2 जो है वो सिर्फ खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। तो 2 के कितने फैक्टर बनते हैं हमारे पास, 2 और 1। तो 2 जो है वो एक भाज्य संख्या नहीं है। ये एक एक्सेप्शनल केस है सम संख्याओं में, कि सारी की सारी सम संख्याएं जो वो भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन 2 जो है भाज्य संख्या नहीं है। कि जरूरी नहीं कि सम संख्याएं भाज्य संख्याएं, कुछ और संख्याएं भी हैं जो भाज्य संख्याएं हो सकती हैं। जैसे सपोज 9 क्या एक ओड नंबर है, विषम संख्या है, लेकिन ये एक भाज्य संख्या है। किससे डिवाइड हो जाता है ये, 9 से तो डिवाइड होता ही है, लेकिन ये और किससे डिवाइड हो जाता है, 3 से भी तो डिवाइड हो जाता है ये, है ना। 3 से जो 9 पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। तो कुछ हमारे पास ओड नंबर्स हैं और कुछ इवन नंबर तो सारी हैं एक्सेप्ट 2, और ओड नंबर्स भी हमारे पास कुछ जो भाज्य संख्याएं हो सकती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। ये एग्जाम में पूछे जाने वाला सबसे ज़्यादा इस टॉपिक से जो है एग्जाम में क्वेश्चन जो आपके पास पूछे जाएंगे कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। प्राइम नंबर्स होती हैं अभाज्य संख्याएं। वो अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं जो या तो सिर्फ खुद से डिवाइड होती हैं या किससे डिवाइड होती है, 1 से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास कौन सी है, 2। 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। उसके बाद आप देखते हैं आगे 3 जो है ये खुद से ही डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, तो 3 भी एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद 5 भी एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद 7 भी एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद 9 अभाज्य संख्या है नहीं, 9 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 9 3 से डिवाइड हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट 11 जो एक अभाज्य संख्या है, बिल्कुल 11 जो एक अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट 13 एक अभाज्य संख्या है, बिल्कुल 13 एक अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट आता है हमारे पास 15। क्या 15 एक अभाज्य संख्या है, कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से जल्दी हमें कि क्या 15 जो है एक अभाज्य संख्या है या नहीं है। जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि 15 जो है अभाज्य संख्या है या नहीं है, 15 जो है आपके पास एक प्राइम नंबर है या नहीं है।
तो जिन्होंने कमेंट किया है कि 15 अभाज्य संख्या है ना, वो गलत है, क्योंकि 15 5 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 15 से भी डिवाइड हो जाता है और 1 से भी डिवाइड हो जाता है। तो 15 एक अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद आता है 17। इस तरह से बहुत सारी अभाज्य संख्याएं हैं। अब एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला सबसे ज़्यादा क्वेश्चन क्या है कि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 1 से लेके 1 से लेके 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं ना, कि 1 से लेके 100 के बीच में आपके पास कितने प्राइम नंबर्स आते हैं। तो आपने क्रैम कर लेना इस चीज़ को, 1 से लेके 100 के बीच में हमारे पास कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं, 25। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको कि 1 से लेके 100 के बीच में कितनी प्राइम नंबर्स आते हैं, 25। नेक्स्ट, 1 से लेके 25 के बीच में, 1 से लेके, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि 1 से लेके 25 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं। हम काउंट करके देखते हैं, 2 3 5 7 11 5 होगी, 13 17 19 23 कितनी होगी, 9। ऐसी संख्याएं होगी आपके पास 9, है ना। 1 से लेके 25 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स है आपके पास, 9। सेकंड आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि 25 से लेके 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, 25 से लेके 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, तो उसका आंसर आएगा आपके पास 6। थर्ड आपके पास एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं वो कि 50 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आएंगे। तो 50 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आते हैं, 100 से 50, 50 से 100, इनको ऐड कर लीजिए आप, 10 6 16 16 9 25, आगे 25, है ना। तो ये चारों क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं प्राइम नंबर से रिलेटेड। नेक्स्ट, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वायरीज रहती है कि सर प्राइम नंबर्स को हम देख के कैसे बता सकते हैं कि ये नंबर जो एक प्राइम नंबर है। तो उसका भी एक ट्रिक है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कोई भी नंबर जो वो 6n -1 और 6n + 1, कोई भी आपने नंबर लेना है। सपोज आपने नंबर ले लिया 83, एग्जाम्पल से चलते हैं हम, ठीक है। नंबर ले लिया हमने 83, आपसे क्या पूछा गया है कि 83 जो है आपके पास वो एक अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो कैसे पता करेंगे आप, 6n ना, पहले ये वाला केस लोगे आप, 6n - 1 = 83, 6n - 1 = 83। 6n को आपने यहीं पे रहने दिया, ये 1 जब दूसरी तरफ गया तो क्या आ गया, 83 + 1 = 84, आगे 84। अब आपने क्या करना है कि n को इसी तरफ रहने देना है और 84 को आपने डिवाइड कर देना किससे, 6 से। 6 1 जा 6, 2 बच रहे हैं आपके पास, 6 4 जा। अगर आंसर में आपके पास एक नेचुरल नंबर आ जाता है, या आप बोल सकते हैं कि आंसर में आपके पास एक इंटीजर आ जाता है, तो आप बोल सकते हो कि वो संख्या जो है वो एक अभाज्य संख्या है। वो संख्या जो एक अभाज्य संख्या है। अगर यहाँ पे ऐसे आ जाता आपके पास, सपोज फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाता 7/6, है ना, तो ये संख्या जो थी एक अभाज्य संख्या नहीं होनी थी। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई एक नंबर है, सपोज आपने मान लिया कोई भी नंबर ले लीजिए 81 कोई नंबर ले लीजिए, 281 ले लीजिए, बड़ा नंबर ले लीजिए आप, है ना। 281 एक आपको नंबर दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है क्या 281 जो है वो एक अभाज्य संख्या है या नहीं है। चेक कैसे करना आपने, फर्स्ट केस 6n - 1 = 281, 1 को आप दूसरी तरफ लेके गए, 6 1 = 281 + 1 कितना आ गया, 282। 282 को क्या करना है आपने, 6 से डिवाइड कर देना है, n = 282 / 6, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 4 बच रहा है, 6 7 जा 47। ये क्या आपके पास क्या आ गया आपके पास, 47। मतलब ये 6 से पूरी तरह से डिवाइड हो गया। इसका क्या मतलब है कि 281 जो है एक अभाज्य संख्या नहीं है।
क्या गया प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, एग्जाम्पल से चलेंगे हम। को प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, एग्जाम्पल आपके पास दो नंबर्स हैं 8 और 15। को प्राइम नंबर्स में आपने पेयर लेना है, दो या दो से ज़्यादा, ठीक है। को प्राइम नंबर्स हम बता सकते हैं दो नंबर्स होने चाहिए आपके पास या दो से ज़्यादा नंबर्स होने चाहिए, तभी बता सकते हो आपकी वो दोनों नंबर जो आपस में को प्राइम नंबर्स हैं या नहीं। को प्राइम नंबर्स कैसे चेक करते हैं हम, क्या इनका HCF देखेंगे। अगर इन दोनों नंबर्स का HCF जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जिसको आप बोलते हैं महत्तम समावर्तक, अगर वो 1 है तो वो दोनों के दोनों नंबर्स के आपके पास को प्राइम नंबर्स हैं। जैसे 8 और 15 के बीच में कुछ कॉमन है आपके पास, कुछ भी कॉमन नहीं है, एक ही चीज़ कॉमन है, वो है 1, ठीक है। 8 और 15 के बीच में क्या कॉमन है, सिर्फ 1। अगर आप उनको फैक्टराइज करोगे तो 8 के फैक्टर क्या बनते हैं आपके पास, 2 इंटू 2 इंटू 2। 15 के फैक्टर क्या बनते हैं आपके पास, 55 इंटू 3, ये फैक्टर बने। आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, मतलब एक ही चीज़ कॉमन होगी 1। तो क्या बोल सकते हैं हम कि 8 और 15 के आपके पास को प्राइम नंबर्स हैं। नेक्स्ट एक और देखते हैं हम कि क्या 36, 24 एंड 50 ये तीनों नंबर जो है वो आपस में को प्राइम नंबर्स हैं या नहीं है। तो ये तीनों नंबर जो है वो को प्राइम नंबर्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 36 के क्या बनेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 बन गया, 3 2 6, 6 6 36, ये बन गया 36 के। नेक्स्ट 24 के क्या बन गया आपके पास, 3 2 2 एंड 2, 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24, और 15 के क्या बन गया आपके पास 3 इंटू 5। तो आपने क्या देखा कि इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा है, ये है 3 तीनों में आ रहा है, एक ही कॉमन फैक्टर है, बाकी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इन तीनों नंबर्स का HCF क्या आ गया हमारे पास 3। मैंने क्या बोला था कि को प्राइम नंबर्स का HCF जो है हमेशा 1 रहता है, तो HCF हमारे पास 3 आया है। इसका क्या मतलब है कि ये तीनों संख्याएं जो हैं वो को प्राइम नंबर्स नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास इवन नंबर, सम संख्याएं। मैंने आपको बहुत बार बताया है कि सम संख्याएं होती क्या हैं। सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, या आप बोल सकते हैं कि इवन नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो 2 से फुली डिवाइड हो जाते हैं। तो सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा हमारे पास, 2, सेकंड 4, 6, 8, ठीक है। एक अंक का देखेंगे हम 2 4 6 8। अब फॉर एग्जाम्पल आपको एक नंबर दे दिया गया 3 4 5 7 8, ये आपको नंबर दे दिया गया और आपको बताया गया है कि ये नंबर जो है या ये संख्या जो है सम संख्या है या नहीं है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे पता लगाओगे कि ये संख्या जो है एक सम संख्या है या नहीं है। आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ यूनिट डिजिट को चेक करना है, ठीक है। पीछे क्या है वो नहीं देखना है आपने सिर्फ यूनिट डिजिट को चेक करना है। अगर यूनिट डिजिट जो एक सम संख्या है तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या जो है आपके पास वो सम संख्या है। सपोज एक नंबर है आपके पास 3 7 4 3, इसमें क्या देखा आपने, यूनिट डिजिट। 3 क्या है, सम संख्या नहीं है। इसका क्या मतलब है कि ये जो है संख्या वो सम संख्या नहीं होगी। एक और चीज कि किसी संख्या के अंत में ये 4 संख्याएं तो आपको दिख जाए और एक आपको दिख जाए 0। अगर किसी संख्या का जो यूनिट डिजिट है वो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, तो वो सारी की सारी संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं होती हैं। तो आपने ये 5 नंबर याद रखने हैं, 0 2 4 6 एंड 8, कि सम संख्या के अंत में ये 5 नंबर्स आने चाहिए। नेक्स्ट आती है हमारे पास विषम संख्याएं। सम संख्याओं को छोड़ के जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी कौन सी है, विषम संख्याएं हैं। या बोल सकते हैं कि इवन नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं। तो ऑड नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होते हैं। तो ऑड नंबर, सबसे छोटा ऑड नंबर कौन सा है, 1 3 5 या 7। तो ऑड नंबर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम, फिर वही मेथड, हम क्या देखेंगे, यूनिट डिजिट देखेंगे। इसमें क्या है हमारे पास, ये जो इकाई का अंक है हमारे पास ये एक ऑड नंबर है। इसका मतलब क्या है कि 3743 क्या है, एक ऑड नंबर है।
नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, जो क्रम के अनुसार आती हैं, जैसे 1 2 3 4 5, है ना, जो एक के बाद एक आती हैं। फॉर एग्जाम्पल 34 के बाद क्या आता है 35 36 37, ये क्रमागत संख्याएं होती हैं जो बिल्कुल एक क्रम में आती हैं। अब एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि क्रमागत सम संख्याएं क्या होती हैं, है ना, कि कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स क्या होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर जो इवन नंबर का क्रम होगा उसमें, जैसे 2 4 6 8, है ना, या आपने कोई और ले लिया जैसे 52 के बाद सम संख्या आती है 54 56, है ना, ये कौन सी आ गई हमारे पास कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। अब कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स की हम बात करेंगे कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स कौन से होते हैं हमारे पास। कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स भी वैसे आएंगे जैसे 1 3 5 7, है ना, ये तो आगे सिंगल डिजिट के 31 33 35 37। बोलने का मतलब है कि जो नंबर एक क्रम में होते हैं, जो संख्याएं एक क्रम में होती हैं, वो कौन सी संख्याएं होती हैं हमारे पास, क्रमागत संख्याएं होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P और Q के टर्म में लिख सकते हैं। जैसे P और Q के टर्म में आपके पास जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे कौन से नंबर होते हैं, रैशनल नंबर। जैसे सपोज हमने लिख लिया 5/7 एक नंबर है, ये कौन सा है, रैशनल नंबर है। और एक और बात कि रैशनल नंबर में क्या होना चाहिए, ये सबसे छोटा होना चाहिए, मतलब इनका HCF जो होता है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का वो हमेशा 1 रहता है। रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसमें न्यूमिनेटर जो अंश है और जो हर है, इसका HCF महत्तम समावर्तक जो हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है। HCF निकालना सिखाया था मैंने आपको कि HCF कैसे निकालते हैं। सपोज आपके पास एक नंबर है 15/20, क्या ये एक रैशनल नंबर है, तो ये एक रैशनल नंबर नहीं है। ये रैशनल नंबर कब बनेगा, जब आप इसको क्या कर दोगे, 5 3 15 5 4 अब ये नंबर जो एक रैशनल नंबर बन गया है। ठीक है, ये नंबर जो है यहाँ पे एक रैशनल नंबर नहीं है। एक और बात, जब रैशनल नंबर को हम P ओवर Q के टर्म में लिखते हैं तो Q जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, Q जो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे आपने P डिवाइडेड बाय Q का मान क्या रख लिया आपने, 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी जो वो कभी भी एक रैशनल नंबर नहीं होता है। नेक्स्ट आपके पास आ गए इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम रूट में लिखते हैं। बस इतना आपने देखना कि जो भी नंबर जो है रूट में लिखे जाते हैं वो सारे के सारे नंबर्स कौन होते हैं, इरैशनल नंबर। जैसे √2 एक इरैशनल नंबर है, √5 एक इरैशनल नंबर है, या आप ऐसे लिख सकते हो कि 2 डिवाइडेड बाय √3 ये भी एक इरैशनल नंबर है। तो रैशनल और इरैशनल नंबर में क्या डिफरेंस है कि रैशनल नंबर कैसे होते हैं हमारे पास, P/Q की टर्म में, है ना, और इरैशनल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो अंडर रूट में होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है वो नंबर जो हमारे पास बढ़ते क्रम में है, जैसे 1 2 3 4 ये 5 7 कुछ भी है, जब नंबर जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, बढ़ते क्रम में, तो वो कौन से नंबर्स आ गए हमारे पास, आरोही नंबर। जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि 351 है ना, 273 596, ये आपके पास एक नंबर और दे दिया 373। आपके पास ऐसे 4-5 संख्याएं दी जाएंगी और आपको बोला जाएगा कि इन संख्याओं को आपने क्या करना है, आरोही क्रम में रखना है। आरोही क्रम में मतलब आपने क्या करना है, इन संख्याओं को असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब आप नंबर्स को अरेंज करते हो तो सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे छोटा नंबर लेना है। तो आपने देखना है इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 273। 273 के सबसे छोटा नंबर है, उसके बाद क्या है 371, उसके बाद कौन सा आता है हमारे पास 373, उसके बाद 596। ये क्या बन गया इसका एक
आरोही क्रम बन गया नंबर्स का। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा ऑर्डर होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर होता है हमारे पास अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम कौन सा होता है? असेंडिंग ऑर्डर का बिल्कुल ऑपोजिट। असेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या देखा कि वो नंबर्स जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बढ़ते क्रम में है, तो अवरोही उसका उल्टा होगा, वो नंबर जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में है। बोलने का मतलब है कि जैसे 7, 5, 3, 2, 1 है ना, ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं? एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में, एक अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम में क्या होता है कि सबसे पहले हम सबसे बड़ा नंबर लेते हैं, उसके बाद छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और उससे सबसे छोटा। ये होता है हमारे पास अवरोही क्रम। अब हम नेक्स्ट कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। सपोज कि हमको जो नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, हमको नंबर की क्या चेक करनी है? डिविजिबिलिटी। हमको नंबर की क्या चेक करनी है? डिविजिबिलिटी। या हमको किसी एक नंबर की क्या चेक करनी है? अभाज्यता चेक करनी है कि कौन सा नंबर जो वो किससे डिवाइड होता है। सपोज आपको 0 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो 0 से डिवाइड हो जाते हैं। ऐसे कौन से नंबर है जो 0 से डिवाइड हो जाते हैं? तो 0 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं? 0 से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होता है। अगर किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करते हो, सपोज 7 को आपने 0 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर हमेशा क्या आता है? इन्फिनिटी। यही अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं, है ना, जिसको हम 0 से डिवाइड कर सकते हैं, तो अगर किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं, 0 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर क्या आया? 0। 0 से किसी नंबर को हमने डिवाइड किया तो आंसर 0 आ गया, और किसी नंबर को हमने 0 से डिवाइड किया, किसी नंबर को हमने 0 से डिवाइड किया तो आंसर आया इन्फिनिटी। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो इसमें कंफ्यूज होते हैं कि 0 कब आता है और इन्फिनिटी कब आता है। ठीक है, तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि जब नंबर को क पहले आता है वर्णमाला में, जब नंबर को आप जो है 0 से डिवाइड कर रहे हो, किसी नंबर को, है ना, किसी नंबर को जो आप 0 से डिवाइड कर रहे हो, इस नंबर को आपने क्या किया? 0 से डिवाइड किया, तो आंसर क्या आया? इन्फिनिटी। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किसी नंबर से आपने 0 को डिवाइड किया। ठीक है, जैसे है 0/15 आ गया, तो आंसर क्या आ गया? 0। ठीक है, किसी नंबर को आपने 0 से डिवाइड किया तो इन्फिनिटी, और उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 0। अगर 0 आपका जो न्यूमिनेटर है और दूसरा नंबर जो आपका डिनोमिनेटर है, तो आंसर 0 आएगा। अगर 0 जो आपका डिनोमिनेटर में आता है तो आंसर हमेशा क्या आएगा? इन्फिनिटी आएगा। ऊपर आपके पास कोई भी नंबर हो, कैसी भी संख्या हो, अगर आपने उसको 0 से डिवाइड कर दिया है तो आंसर हमेशा इन्फिनिटी ही आता है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे 1 की डिविजिबिलिटी। कोई आपके पास संख्या दी है 5, 7, 3, 5, ये आपके पास संख्या दी है और आपको बोला है कि ये संख्या क्या 1 से डिवाइड हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है। बोलने का मतलब ये है कि जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी की सभी संख्याएं जो वो 1 से डिवाइड हो जाती हैं। नेक्स्ट 2 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं हम? 2 की डिविजिबिलिटी चेक करने का एक ही तरीका है कि आपने क्या करना है, ये वाला अंक देखना है। कौन सा अंक? यूनिट डिजिट देखना आपने सिर्फ। अगर यूनिट डिजिट जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है ना, 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है यूनिट डिजिट, तो वो पूरा नंबर जो है वो 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी विभाजित हो सकता है। सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास कोई नंबर है 5, 3, 7, 2। आपको पूछा गया है कि 5, 3, 7, 2 जो है 2 से पूरी तरह से विभाजित होता है या नहीं होता है। तो आपने क्या करना है? यूनिट डिजिट को देखना है। यूनिट डिजिट जो आपका 2 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने का एक ही मेथड है कि आपके पास कोई नंबर है 3, 7, 5, 4, कोई भी आपके पास नंबर है 3, 5, 7, 4। आपने क्या करना है कि इस नंबर में जितनी भी संख्याएं हैं
3754 जितनी भी संख्या है, कितनी संख्या है, कितने अंक है इस संख्या में, 1 2 3 4 अंक है। इन चारों अंकों के क्या कर देना आपने, ऐड कर देना। जैसे 7 और 3 क्या हो गया 10, 10 और 5 15, 15 और 4 19। अब आपने देखना है कि ये जो योग 19 आया ये 3 से डिवाइड हो जाता है या नहीं होता है। तो 19 जो वो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 3754 जो वो 3 से डिवाइड नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। ये आपके पास एक नंबर है 7323। आपने इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है किससे, 3 से। स्टेप पहला वही है कि सारे के सारे अंकों को, सारे के सारे डिजिट्स को आपने क्या करना है, ऐड करना है। 7 and 3 10, 10 and 2 12, 12 and 3 15 ना। इन डिजिट्स का सम क्या आ गया 1 2 3 4, 4 डिजिट्स का सम क्या आ गया आपके पास 15। 15 अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि ये नंबर जो वो 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 4 की डिविजिबिलिटी, कि 4 से कैसे हम पता चलेंगे, कैसे हम पता लगाएंगे कि 4 से जो वो कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है। सपोज आपके पास एक नंबर है 5364, ये आपके पास एक नंबर है। इस नंबर में आपने क्या करना है, एक यूनिट डिजिट लेना है और दूसरा आपने ले लेना है दहाई अंक जो है ना, जो 10th प्लेस पे, ये 2 नंबर्स ले लेने हैं आपने। अब आपने देखना है कि ये जो लास्ट के 2 नंबर है ये 4 से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 ना, 16 4 64। ये 4 से डिवाइड हो गया नंबर, इसका मतलब ये है कि ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं हम 3 5 7 3, ठीक है 3 5 7 3। प्रोसीजर वही है कि आपने क्या करना है कि लास्ट के 2 नंबर्स लेने हैं, एक इकाई का अंक और एक दहाई का अंक। 73 4 से डिवाइड होता है, सॉरी 73 जो 4 से डिवाइड होता है, बिल्कुल नहीं, 73 जो 4 से डिवाइड नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि ये नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने का एक ही तरीका है कि आपने लास्ट के 2 नंबर देखने हैं। अगर लास्ट के 2 नंबर जो है वो 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो पीछे जितना बजे नंबर, जैसे यहाँ पे 1 3 7 इतना बड़ा नंबर ले लिया हमने, तो ये पूरा नंबर जो है वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या चेक करेंगे हम, 5 की डिविजिबिलिटी। 5 की डिविजिबिलिटी चेक करने का एक ही तरीका है। 5 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं हम, कि किसी भी नंबर के एंड में आपको 5 और 0 कि कोई भी आपके पास संख्या दी है, आपको कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या दी है, आपने उसका यूनिट डिजिट जो है चेक करना है, ठीक है। जो इकाई का अंक चेक करना है, अगर इकाई का अंक जो है वो 5 है या 0 है तो वो नंबर 5 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। सपोज आपके पास एक नंबर है 5 3 7 3 9 4 5, ये आपके पास एक नंबर है, तो आपने इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है किससे, 5 से, है ना। आपने ये चेक करना है कि ये नंबर क्या 5 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आपने क्या करना है कि यूनिट डिजिट देखना है। मैंने क्या बताया आपको कि सिर्फ आपने 5 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए पूरे नंबर्स को नहीं देखना है, आपने सिर्फ इसका यूनिट डिजिट देखना है। अगर यूनिट डिजिट पे 5 और 0 आता है तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा नंबर जो आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट हम चेक करते हैं 6 की डिविजिबिलिटी। 6 की डिविजिबिलिटी को कैसे चेक करते हैं, तो आपने सीखा कि 2 की डिविजिबिलिटी को कैसे चेक करते हैं, 3 की डिविजिबिलिटी को कैसे चेक करते हैं। तो आपने क्या करना है कि कोई भी नंबर है अगर वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे हमारे पास एक नंबर आता है 263, ठीक है, 263 आपने एक नंबर ले लिया और आपको एग्जामिनर पूछता है कि क्या 263 जो वो 6 से पूरी तरह से विभाजित होता है या नहीं होता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो 2 की डिविजिबिलिटी मैंने क्या बताया था कैसे चेक करते हैं, कि अगर यूनिट डिजिट पे कोई इवन नंबर है या 0 है तो वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाता है। तो 2 से हमने क्या चेक किया कि ये नंबर जो है वो सम संख्या है, तो ये नंबर 2 से तो डिवाइड 2 से डिवाइड हो गया। अब 3 से कैसे चेक करते हैं, हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 and 3 9, 9 and 2 11। 11 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल नहीं होता है। 2 से तो डिवाइड होता है लेकिन 3 से जो 11 डिवाइड नहीं होता है। 236 जो वो 6 से डिवाइड नहीं होता।
इस तरह से हम 6 की डिविजिबिलिटी को चेक करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम 8 की डिविजिबिलिटी को कैसे चेक करते हैं। 8 की डिविजिबिलिटी को हम कैसे चेक करते हैं, तो 8 की डिविजिबिलिटी में हमें क्या देखना है कि जैसे 4 में हमने क्या देखा था, 4 में हमने क्या देखा था कि हमने 2 नंबर लिए थे, एक इकाई का अंक और एक दहाई का अंक। अब जब हम 8 से डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो हमको इकाई का अंक भी देखना है, दहाई का अंक भी देखना है और सैकड़ा के अंक भी देखना है। बोलने का मतलब है कि आपने ये 3 नंबर उठा लेने लास्ट के, 394 उठा लिया हमने, इसको डिवाइड कर दिया आपने 8 से। अगर ये नंबर 8 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये पूरी की पूरी संख्या जो है वो 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो 8 से डिवाइड करते हैं, 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, कितना बचा 7, 74, 8 9 ज़ा 72। नेक्स्ट पॉइंट में आ गया, इसका मतलब यह है कि 394 जो वो 8 से डिवाइड नहीं होता है ना, पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता। डिवाइड तो हो जाएगा ये, लेकिन पूरी तरह से डिवाइड करना है आपको, ठीक है। इंटीजर की फॉर्म में आना चाहिए आंसर। अगर इंटीजर की फॉर्म में आंसर नहीं आ रहा है, पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर जो है वो किससे डिवाइड नहीं होगा, ये नंबर जो 8 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर आज का जो हमारा सेशन था वो यहीं तक है। कल के सेशन में हम कुछ इस टॉपिक से MCQ जो है डिस्कस करेंगे। और हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम YouTube चैनल पर आए हैं, प्रेपराइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।